हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो इसमें हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो लॉज ऑफ मोशन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो क्या क्या देख चुके हैं अभी तक हम लोग? सबसे पहले देखें यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके बाद देखें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन अ प्लेन, फिर लॉज ऑफ मोशन। अब हम लोग को देखना है वर्क, एनर्जी एंड पावर, मतलब पाँचवा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे यूनिट एंड मेजरमेंट, जो बेसिक चीज़ था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग पढ़े थे। उसका मोशन इन अ प्लेन पढ़े, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन पढ़े थे। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर कोई चीज़ मोशन करता है तो मोशन कराने के पीछे का जो वजह है, मतलब जो फोर्स वगैरह होता है, फोर्स कौन कौन सा, फ्रिक्शन वगैरह, ऐसा ऐसा फोर्स हम लोग देखे थे। कुछ सर्कुलर मोशन भी देखे थे। सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन कुछ अलग अलग तरीके का आता था, अलग अलग फोर्स आता था, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब भी हम लोग डिस्कस किए थे। अब क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी चीज़ के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं, तो उसी काम को पढ़ना है। काम किए हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना एनर्जी खर्चा किए हैं, उस एनर्जी को पढ़ना है। हम एनर्जी खर्चा किए हैं तो भाई मेरे पास जब पावर था तभी तो एनर्जी खर्चा हुआ है, तभी तो काम हुआ है, तो उस पावर को भी पढ़ना। तो कुल मिला के जो अब अगला चैप्टर है, तो फोर्स तक तो डिस्कस हो गया। अब जो फोर्स के पीछे का कारण है, मतलब जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज़ पे तो हम लोग काम कर रहे हैं, एनर्जी खर्चा कर रहे हैं, कितना पावर लगाएंगे तो कोई चीज़ मूव करेगा। अब ये सब चीज़ अपने को डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले अगर हम लोग को ये चैप्टर शुरू करना है या पढ़ना है इसके बारे में, तो अपने को स्केलर प्रोडक्ट का जानकारी होना चाहिए। वही यहाँ पे भी बोल रहा है, बिफोर वी प्रोसीड वी नीड टू डेवलप अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? हम लोग वेक्टर में दो तरीके का प्रोडक्ट पढ़े थे। एक था अपने पास डॉट प्रोडक्ट, एक था अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस वाला जो होता है वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट, और जो डॉट वाला होता है उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो हमको थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या आता था, अगर किसी दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करें, किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें, तो क्या अपने को मिलता है? अगर स्केलर क्वांटिटी है तो क्या मिलेगा? ए बी कॉस थीटा। तो ये होता था अपने पास स्केलर प्रोडक्ट। वही बात यहाँ पे हो रहा है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये पूरा ही दिखा दे तुम लोगों को यहाँ पे। तो हम लोगों को किसके बारे में जानकारी लेना? स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो कह रहा है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है, जो स्केलर प्रोडक्ट है या फिर जिसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, किसी भी दो वेक्टर ए बी का, उसको कैसे डिनोट करते हैं? ए डॉट बी से। और उसका रिजल्ट क्या आता है? तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। यही आता है अपने पास रिजल्ट, ये अपने को मालूम है। तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या फॉलो करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ। ये भी हम लोग सब वहाँ डिस्कस किया हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ? तो ए बी कॉस थीटा लिखो या बी ए कॉस थीटा लिखो, दोनों बात एक ही है। बस क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्शन का बात करते हैं। प्रोजेक्शन कहने का क्या मतलब? जैसे मान लो ये दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो अगर हम बी वाले, मतलब होता क्या है कि जैसे अपने पास वेक्टर को रिजॉल्व करना भी हम लोग जानते हैं। ये अपने पास दो वेक्टर, ये अपने पास ए वेक्टर, ये अपने पास बी वेक्टर। तो इसको जब रिजॉल्व करते हैं तो दो कंपोनेंट आता है। जैसे इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो इसका जो दो कंपोनेंट आता है, एक आता है ये बी साइन थीटा और एक आता है कॉस थीटा। तो जो गिवन वेक्टर के अलोंग में वेक्टर आता है, उसी को हम लोग अगर उसको लेंगे तो वो हो जाएगा अपने पास डॉट प्रोडक्ट और आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी। और गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अगर लेते हैं तो वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह लें, जब यहाँ से हम ऊपर से लाइट गिराएंगे, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, तो इसका कौन सा कंपोनेंट उस पर फॉल करेगा? तो उस पर कंपोनेंट फॉल करने वाला कौन सा? बी कॉस थीटा। तो ये जो दो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, ए बी कॉस थीटा, ये अपने पास क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है। सेम अगर नीचे से लाइट मारेंगे, नीचे से अगर लाइट मारेंगे या फिर हमको इसका कंपोनेंट इधर लेना है, तो अगर मान लो नीचे से लाइट मारेंगे तो ये आएगा, मतलब इसका कंपोनेंट इधर आएगा। तो जब नीचे से लाइट मारेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा। तो कुल मिला के बात ये है कि जब कभी भी हम लोग प्रोजेक्शन का बात करते हैं, तो जैसे मान लो इसका यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा, इसका अगर हम यहाँ पे लाइट मारेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा ए कॉस थीटा। तो जब कभी भी हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं तो वो जो प्रोजेक्शन वाला प्रोडक्ट होता है वही अपना स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे कर रहा है, देख लो। कह रहा है कि जो फिगर बी है, ए बी और सी, मतलब ये दोनों जो फिगर है, इन दोनों फिगर में थोड़ा सा बैकग्राउंड तेज हो गया ना, तो बी और सी वाले में कह रहा है कि जो बी कॉस थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए है, और जो ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी है। तो कुल मिला के हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं। या फिर ऐसा कह लो कि हम लोग को कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेना पड़ता है, सिंपल। अब बात कर ले इसी चीज़ को यूनिट वेक्टर के लिए। यूनिट वेक्टर हम लोग यूनिट वेक्टर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन सबका जरूरी है। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया? अगर मान लो अपने पास आई कैप है, जे कैप है, के कैप है।
तो ये क्या है, अपने पर्टिकुलर एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर है। जैसे आई कैप डिनोट करता है एक्स एक्सिस को, जे कैप डिनोट करता है वाई एक्सिस को, और के कैप डिनोट करता है जेड एक्सिस को, और ये सब आपस में कैसे हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। और इसके आगे हम कुछ लगा देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। जैसे मान लो हम लिख दिए 3 आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस में कितना जाना, 3 यूनिट जाना। हम लिख दिए 4 जे कैप, मतलब अपने को क्या करना है, वाई एक्सिस में 4 यूनिट जाना है, ठीक है। ये उसका मैग्नीट्यूड, ये उसका डायरेक्शन बताता है। तो अगर हम लोग दो सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं, कहने का मतलब आई इंटू आई ले लें, जे इंटू जे ले लें, के इंटू के ले लें, सेम यूनिट वेक्टर का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो अपने को क्या रिजल्ट मिलता है, 1 मिलता है। कैसे भाई, 1 है आगे, दोनों के पीछे आगे आगे 1 है, और सेम डायरेक्शन में लेना है तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है, 1। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर इसको आई और जे को ले लें, मतलब परपेंडिकुलर वाला पार्टी ले लें, तो परपेंडिकुलर वाला पार्टी कहने का मतलब आई कैप और जे कैप का प्रोडक्ट निकालेंगे, कौन सा, डॉट प्रोडक्ट, तो वो 0 आ जाएगा। अगर जे कैप के कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। आई कैप के कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है, इसका वैल्यू 0 आता है। ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाला चीज़ क्या है, तो सबसे पहले प्रोजेक्शन, जब कभी भी हम लोग या फिर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं अगर स्केलर प्रोडक्ट निकालना। दूसरा चीज़ क्या है कि जब कभी भी सेम यूनिट वेक्टर का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, 1। और सेम यूनिट वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, 0। ठीक है, ये बेसिक स्केलर प्रोडक्ट का जानकारी था, बेसिक जानकारी था जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक रिविजन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्रूव डेट, प्रूफ करना है ए वेक्टर इतना दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ है, तो इन दोनों, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये तो तुम लोगों की जिम्मेदारी है करने के लिए। तो ये तो क्या रहेगा, एच डब्ल्यू, कि अगर एक वेक्टर है, दो वेक्टर है, दोनों को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं वेक्टर में, तो ये तुम लोगों को सॉल्व करना है, इससे रिकॉल भी हो जाएगा। तो देखो यही है फिजिक्स का खूबसूरती। मतलब अच्छा बात क्या है इसमें कि अगर तुम लोग ये सोच के पढ़ेगा कि पुराने वाले का कोई काम नहीं है, तो ये गलत सोच के पढ़ा। जब हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे ना, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, उसमें भी 11th का इस्तेमाल है। तो ऐसा नहीं सोच सकता है तुम लोग कि 12th पढ़ लिया तो 11th को छोड़ो यार, 11th तो पास हो गया है, 11th का जरूरत नहीं है, तो ये गलत है। 12th में भी 11th की चीज़ों का जरूरत है। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम दे दें, हम लोग को वहाँ पर पढ़ना है चार्जेस के बारे में। 12th में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस के बारे में। मान लो कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो हम बोलते हैं बाहर से उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएं ताकि उसको रोक सके, या फिर कोई चार्ज मूव कर रहा है उसके आगे हम क्या लगा दें तो किस मोमेंटम से वो टकराएगा, क्या उसका एक्सेलरेशन होगा। तो ये सब मोमेंटम एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं 11th का चीज़ है, लेकिन आएगा कहाँ, 12th में। तो ऐसा छोड़ नहीं सकते हम, मतलब जो पढ़ते जा रहे हैं उसको भूल नहीं सकते, उसको याद रखना पड़ेगा। और याद रखने का तरीका क्या, बार बार उसको रिवाइज करते रहना, उस टॉपिक को, उस फॉर्मूले को क्वेश्चन के जरिए रिवाइज करते रहना। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करना सॉल्व करने का, हो जाएगा, कुछ हार्ड है नहीं। अब हम लोग चलते हैं मेन अपना जो चैप्टर है। चैप्टर का शुरुआत क्या है, वर्क से। तो चैप्टर का जो सबसे पहला डेफिनेशन होगा, वर्क को रिलेटेड डेफिनेशन होगा। अब वर्क, कभी भी फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, जब कभी भी किसी भी चीज़ पे, जैसे मान लो कोई चीज़ है अपने पास, कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, ये ऑब्जेक्ट है कोई, तो क्या है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, हम क्या लगाएं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया। डेफिनेशन याद रखना कि जब कभी भी व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स लगा दिए एंड द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो क्या हो गया, अगर ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव भी कर गया तो हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। तो वर्क कब कहलाएगा हुआ है, जब हम फोर्स लगाएंगे और ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो नो वर्क डन, लाख हम फोर्स लगा लें। जैसे इसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बस फोर्स ही लग रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क होगा। वो वर्क कैसे निकलेगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लें, एंड इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अगर वर्क स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो स्केलर प्रोडक्ट तो यही होता है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट तो डॉट से ही देते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब इसको अगर रिजॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा। कहने का मतलब ये क्या हो गया, हम प्रोजेक्शन वाला बात, जैसे वही बात हो गया कि प्रोजेक्शन, हम किसका प्रोजेक्शन किस पे ले रहे हैं, वही बात हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है एफ कॉस थीटा डी एस,
ये अपने पास फोर्स वेक्टर था, ये अपने पास ds था। मतलब क्या हो गया कि हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे थे और डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में हुआ, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा एंगल ये है। हम फोर्स इधर अप्लाई किए, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो फोर्स का कहीं ना कहीं दो कंपोनेंट मिलेगा। मतलब एक फोर्स ऊपर की तरफ लेके जाएगा उसको, एक फोर्स आगे की तरफ लेके जाएगा। तो जो फोर्स उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है वो अपने पास क्या है, एफ कॉस थीटा, और जो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है वो क्या है, एफ साइन थीटा। तो हमको कौन सा फोर्स लेना है, डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग फोर्स लेना। तो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग कौन सा फोर्स है, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर वर्क निकालने जाएंगे इस केस में, तो वर्क का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तो एफ कॉस थीटा, ये जो फोर्स है अपना, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds। समझ आया बात। वही बात यहाँ पे कि एफ कॉस थीटा इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब कभी भी हम लोग को वर्क निकालना है तो हम लोग को लेना है प्रोडक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो अब फोर्स कौन सा लेना है, जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग फोर्स आएगा वो फोर्स लेना एक बात, और डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए। अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, हम लाख फोर्स लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है, वर्क वहाँ नहीं हो रहा। तो डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी है अगर हम लोग को वर्क निकालना। अब वो कैसे कंपलसरी हम बोल दिए, यहाँ थीटा का वैल्यू पुट करके देखेंगे, कहीं भी थीटा का तो हम लोग वैल्यू पुट करके देख सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। अब इसी चीज़ में दूसरा केस भी डिस्कस कर लिया, तो यहाँ तो हम लोग किसको रिजॉल्व किए थे, फोर्स को। यहाँ पे हम लोग रिजॉल्व करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। यह है डिस्प्लेसमेंट, ये अपने पास फोर्स, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा डी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा अपने पास डी कॉस थीटा। तो हम लोग को कहाँ से लेना है, फोर्स के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ से वर्क डन अगर लिखने जाएंगे तो क्या निकल गया, एफ डी एस कॉस थीटा। है दोनों एक ही चीज़, है दोनों एक ही चीज़, क्योंकि हम लोग फोर्स के डायरेक्शन का ही ले रहे हैं, बस दूसरे का प्रोजेक्शन दूसरे पे ले रहे हैं, ये बात हो गया। अब यहाँ पे क्या बात है कि एफ कॉस थीटा हम लोग ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डी एस कॉस थीटा ले रहे हैं। तो ये है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिला के जो सेम है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या फिर जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स लगा हुआ होना चाहिए, ये होना है बात। तो कुल मिला के जो अपने पास वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये हो जाएगा अपने पास। और वर्क क्या क्वांटिटी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि भाई इसका प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर आता है, तो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जूल, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो डायमेंशन तो तुम लोग को खुद निकालना है, ये रटना नहीं है, निकालना है इसको, ठीक है। आगे क्या बात हो जाएगा, तो आगे कुछ बात हो जाएगा इंपॉर्टेंट, उस बात को भी कर लिया जाए। तो एंगल रिलेटेड बात है, क्योंकि भाई थीटा है ना इसमें, कॉस थीटा है, तो एंगल रिलेटेड बात तो होगा इसमें। तो अब आगे का बात क्या है वो डिस्कस कर लिया जाए। तो आगे का बात ये है कि ये अपने पास फॉर्मूला डी एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ले रहे हैं। जैसे मान लो क्या होता है कि पूरा बॉडी है, ये बहुत बड़ा जगह लिया हुआ बॉडी, लेकिन हम लोग अगर फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट मूव करने के बाद थोड़ी देर बाद मान लो यहाँ पहुँचा है, ऑब्जेक्ट मूव करने का थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि जब कभी भी हम लोग फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वर्क इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लिख रहे हैं, तो मतलब हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, जहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई है किए हैं जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा केवल उसको लेना है जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। अब देखो वर्क डन बाई फोर्स इज जीरो, इफ़ कब जीरो हो सकता है वर्क डन फोर्स, तो ये एक अच्छा कंडीशन है। वर्क डन जीरो कब होगा, तो बॉडी इज़ नॉट डिस्प्लेस, दैट इज एस इक्वल्स टू जीरो। हम क्या बात किए, हम लोग किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, तो हम बोल रहे थे ना शुरू से, तो वहाँ वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क कराने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी है। तो डिस्प्लेसमेंट जब होगा तभी वर्क होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो नो वर्क डन, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, बॉडी इज डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहने का मतलब है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए 90, तब इस केस में भी वर्क क्या हो जाएगा जीरो। मान लो हम फोर्स इधर अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इस केस में वर्क क्या है जीरो, कोई वर्क डन नहीं है। तो जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल क्या हो गया कि कूली वाला एग्जांपल तुम लोग क्लास 9th में पढ़ा होगा। कोई कूली अपने सर पे बोझ लेके चल रहा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाता है जीरो। क्यों, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर आगे की तरफ, तो उस केस में वर्क डन कितना हो गया जीरो। मेहनत तो कर रहा अभी भी, उसका ताकत खर्चा हो रहा अभी भी, लेकिन फिजिक्स के नज़र में कोई वर्क डन नहीं है। कोई वर्क डन क्यों नहीं है, क्योंकि जो लगने वाला फोर्स है वो ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो इसलिए उस केस में वर्क डन कितना हो गया जीरो। कौन से केस में, जब कूली अपने सर पे सामान वामान लेके चलता है उस केस में।
ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन एफ एंड, अब ये बात हो गया, क्या वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है क्या? तो अभी तो हम लोग बात कर रहे थे वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ये बात कर रहे थे हम लोग। तो अब जब यहाँ थीटा है तो भाई थीटा है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होता है। जीरो कब होगा, तो जीरो कौन से केस में हो रहा है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है एंगल तो उस केस में वर्क डन कितना होता है, जीरो। अगर 90 से छोटा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर 90 से बड़ा आ रहा है तो हो सकता है कि वर्क डन नेगेटिव हो जाए। तो देख लीजिए, वर्क डन बाई फोर्स इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट, मतलब 90 से छोटा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यही एंगल अगर थीटा जो है ऑब्ट्यूज हो जाए, मतलब 90 से बड़ा हो जाए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा उस केस में, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल कहने का मतलब, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स हम इधर लगा दें तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, स्ट्रेट से बड़ा होता है ना, 180 से बड़ा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। बताओ, ये सब भी भूल जा रहे हैं हम तुम लोगों के चक्कर में। तो जब कभी भी एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो उस केस में जो वर्क डन हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी डिस्कस किया अभी तक हम लोग वर्क डन का बेसिक चीज़ वो सब समझ आएगा। अब इस वर्क डन के बेसिक चीज़ में तुम लोग एनसीईआरटी का कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं या ट्राई कर सकता है, तो एक 5.1 है और एक 5.11 है। लिखा 6 है लेकिन हम बोल रहे हैं 5.1 और 5.11। तो इन दोनों क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखना, एनसीईआरटी का हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या क्या जानकारी है अपने पास, तो आगे जानकारी कम, क्वेश्चन ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास कि यूनिफॉर्म फोर्स इतना एक्ट अ पार्टिकल ऑफ मास इतना, हैंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन इतना टू इतना, द वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन बाय द फोर्स का फॉर्मूला क्या, फोर्स इज इक्वल्स टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ वेक्टर दिया हुआ है क्या आपने कहा, यूनिफॉर्म फोर्स, तो एफ वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस जे कैप। ये फोर्स दिया, एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, हैंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ गया, ये फाइनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये है अपने पास 3i कैप प्लस जे कैप, फाइनल पोजीशन है 4i माइनस 2i, तो 2i कैप प्लस 3j, जे यहाँ नहीं है तो प्लस 3j कैप माइनस के और प्लस माइनस के, तो माइनस 2 के आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या करें, इसमें से इसको माइनस करो और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हो तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस करके 2i, यहाँ माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये अपने पास फोर्स है, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना, 3 का 2 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, 6i कैप। ठीक है, फिर इसका इसके साथ करेंगे 0, इसका इसके साथ करेंगे 0। ठीक है, फिर j का इसके साथ करेंगे 0, j का इसके साथ करेंगे 3, j का इसके साथ करेंगे 0। तो कुल मिला के अपने पास जो वर्क डन आ गया वो ये आ गया, 3i कैप प्लस 6i कैप प्लस 3j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना क्या हो जाएगा, 36 और 9, मतलब अंडर रूट में 36 स्क्वायर और 9, तो अंडर रूट में 45, 45 करने का मतलब 9 इंटू 5 मतलब 3√5। तो ये अपने पास वर्क डन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, ये हो गया अपने पास वर्क डन। तो सिंपल बेसिक जो जानते हैं उसी के बेस पे कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मास इतना व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर एंड फ्रिक्शन इतना। देखो हमको बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक अपने पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे बाहर से फोर्स लग रहा है, तो हमको निकालना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरफ हो रहा है डिस्प्लेस बाय 5 मीटर, मतलब ये 5 मीटर डिस्प्लेस कर गया यहाँ से यहाँ तक, तो इस पर कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स लगा है। तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये मास कितना है इसका, 10 kg का। फ्रिक्शन कितना लग रहा है इस पर, 0.1 का। तो अपने को बताना है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मास इतना व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर एंड म्यू जो है 0.1। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स अगर हमको बताना है, वर्क डन का फॉर्मूला वही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वही है तो आगे हम क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है,
अब एफ एक्सटर्नल कितना है, तो एफ एक्सटर्नल अपने को मालूम ही नहीं है कि बाहर से हम कितना फोर्स अप्लाई करें, इतना हमको मालूम है कि इसको हम कितना डिस्प्लेस किए, 5 मीटर डिस्प्लेस किए। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई किए हैं उसी डायरेक्शन में अगर ये डिस्प्लेस हुआ है तो कुल मिला के अगर हम लोग वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल बात कर लेंगे तो एफ एस कॉस थीटा मतलब उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। तो फोर्स कितना है अपने को नहीं मालूम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का और कॉस थीटा मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 5F आ जाएगा वर्क डन, मतलब जो भी एक्सटर्नल फोर्स दिया रहता है उसके हिसाब से, लेकिन फिलहाल एक्सटर्नल फोर्स नहीं है अपने पास। अब यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कौन सा फोर्स लेना है, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, मतलब फोर्स और एंगल डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या आएगा, माइनस आएगा। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1, वही होता है ना। तो फ्रिक्शनल का वैल्यू कितना है, फ्रिक्शन होता म्यू एन, फ्रिक्शन होता म्यू एन, और साथ में अपने पास है डिस्प्लेसमेंट। म्यू कितना अपने पास, तो म्यू है अपने पास 0.1, एन कहने का मतलब mg और डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब 5। तो इस सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो अपने पास वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, मतलब इतना वर्क डन हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन ये आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, तो दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट है तो कहीं ना कहीं वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आ गया तो एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे थे उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा था। समझ आया बात, ठीक है। अब हम लोग बात कर ले इसमें, ये जो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना फोर्स वर्क करेगा, तो देखो हो क्या रहा है, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, ऊपर लगेगा एन को सही से लिख देना, तो ऊपर लग रहा है एन, और mg किधर लगेगा, mg लगेगा नीचे की तरफ। तो अगर हमको वर्क डन निकालना है एन के लिए और वर्क डन निकालना है ग्रेविटी के लिए, तो क्या आ जाएगा, तो एन के लिए इधर है अपने पास फोर्स और इधर है डिस्प्लेसमेंट, एंगल 90, तो वर्क डन कितना आ गया 0, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा 0। सेम कहानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर ग्रेविटेशनल इधर, दोनों के बीच एंगल 90, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी कितना हो जाएगा 0। सिंपल लॉजिक है, देखो इसमें ज़्यादा दिमाग क्या लगाना, फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90, तो वर्क डन कितना हो गया 0। सेम कहानी नॉर्मल ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 90, तो वर्क डन कितना हो गया 0। तो 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, चौथा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, तो चौथा क्वेश्चन तुम लोग को खुद से ट्राई करना है, होमवर्क रहेगा चौथा क्वेश्चन कि फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन ऑन बोथ द मासेस। तो वर्क डन, अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है अपने पास, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दे रखा है, तो यहाँ पे बोला वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, इसमें भी कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ बात कर लेंगे तो mg, यहाँ भी बात कर लेंगे तो mg, जीत ये रहा है, जीत अगर ये रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो हमको वर्क डन बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में आएगा, लेकिन इस केस में 0 आया था, क्यों, क्योंकि एंगल 90 था, लेकिन यहाँ पे एंगल 90 ने एंगल 180 डिग्री है, तो यहाँ पे नेगेटिव में वर्क डन आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ठीक है। अब बात कर ले वर्क डन अगर टेंशन के द्वारा निकालना, तो टेंशन किधर लगता है, ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इधर टेंशन नीचे की तरफ, तो जिधर टेंशन उधर ही डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसी तरफ एक्सेलरेशन है, तो जिधर टेंशन उधर ही डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर टेंशन के द्वारा वर्क डन निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ आएगा पॉजिटिव आएगा। यहाँ वर्क डन अगर ग्रेविटेशनल के द्वारा निकालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे रट के नहीं बैठना है कि हमेशा नॉर्मल द्वारा वर्क डन 0 हो जाएगा, ग्रेविटेशनल द्वारा वर्क डन 0 है, देखना पड़ेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखना पड़ेगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, 180 डिग्री बन रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, 0 डिग्री बन रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख के करना है, रट के नहीं करना। फिजिक्स में रटना कुछ नहीं है, लॉजिक लगा के समझ के चीज़ों को करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, ये जरूर एक बार ट्राई करना, हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है, सब बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल जो हम लोग पढ़े उसी के बेस पे।
बाकी अब जो आगे का टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो भी 25 मिनट का बन गया है, तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है, परेशान नहीं होना है ज़्यादा, चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन हो जाएगा सब साल, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।